हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आते हैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम लोग द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और भी जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स होती हैं, वहां से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट न्यूज आर्टिकल्स को पिक करके आपके लिए लाया जाता है। कल क्योंकि संडे था, तो कल का और आज का करंट अफेयर हम लोग आज के ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यूजुअल से ऑन एन एवरेज से थोड़ा सा लंबा वीडियो ये हो सकता है, तो आज आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा अपने करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन हम लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। टोटल 11 चीज आज हम लोगों को कवर करनी है, जिसमें कुछ आपकी आज के न्यूज़पेपर की हैं, कुछ कल के न्यूज़पेपर की हैं और कुछ आपके अदर आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। सबसे पहला आज का जो फ्रंट पेजर है वो तो यही है, 72 मेंबर एनडीए मिनिस्ट्री टेक्स ओथ ऑफ द ऑफिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधि वगैरह आए थे और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लगातार कॉन्सिक्यूटिव थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनको और उनके साथ 71 और लोगों को, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, 72 लोगों ने कल शपथ ली है मंत्री पद की, ठीक है। अब इन लोगों को आज या कल में पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया का होम मिनिस्टर कौन बनेगा अगला, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास रहेगा। इस तरीके की चीजें आपको एक दो दिन में देखने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। ओथ टेकिंग सेरेमनी से भी ज्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है ओथ। आपने अक्सर देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह है, तो ये ओथ बेसिकली होती कहाँ है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए और बाकी मिनिस्टर्स के लिए ओथ दी हुई है, ठीक है। पहली बात तो अब इतनी बात ध्यान रखिए, टोटल आपके 12 शेड्यूल है संविधान में, उसमें से जो तीसरा शेड्यूल है उसमें आपकी ओथ के बारे में लिखा हुआ है और सारी ओथ का फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे एक मैंने आपके लिए यहाँ पे फोटो लगाई है, form of oath of office for a minister of the union. I.A.B. Do swear in the name of the God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हिंदी में, इंग्लिश में, किसी और भाषा में इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन शपथ ग्रहण का फॉर्मेट यही रहता है। अब यहाँ पे जो आपका अलग अलग ऑफिसेज हैं उनके लिए ओथ कहाँ पे दी हुई है, तो देखिए यहाँ तक की जो चीजें वो थर्ड शेड्यूल में दी हुई है, यानी कि मिनिस्टर के ऑफिस की ओथ, मिनिस्टर की सीक्रेसी की ओथ। अब आप कहोगे ये क्या मामला है भाई, तो आपको पता होगा, अगर आपने किसी ने भी ओथ टेकिंग सेरेमनी कल वाली है इसके अलावा और कोई देखी होगी, ये इलेक्शन बेस्ड जो पीएम सीएम मंत्री वगैरह की होती है, तो उसमें दो बार शपथ लेते हैं। जैसे कल नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला कि मैं शपथ लेता हूँ, फिर दूसरी बार पढ़ा गया, तो एक बार वो ये शपथ लेते हैं कि वो अपने ऑफिस वो जो संभालेंगे उसके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का वो पालन करेंगे। दूसरी वो गोपनीयता की यानी कि सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जो आम जनता को नहीं पता चलना चाहिए, या वो अपने किसी और रिलेटिव को, जानने वाले को नहीं बता सकते हैं जो ऑफिस के बाहर का है ना। तो वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि जो सीक्रेट मुद्दे मेरे सामने आएंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे या देश के मंत्री के तौर पे, वो मैं अपने पास ही रखूंगा, किसी और से मैं वो शेयर नहीं करूंगा। ये दो बार ओथ वाला सिस्टम प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के लिए होता है। बाकी जितने भी लोगों की ओथ यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड शेड्यूल में, सबको एक ही बार ओथ लेनी होती है अपने ऑफिस के लिए। बात समझ में आ गई। चलिए, तो थर्ड शेड्यूल में देख लीजिए कौन कौन सी ओथ दी हुई है, यूपीएससी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली बात तो आपकी यही है कि ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। फिर मिनिस्टर सीक्रेसी के लिए ओथ लेगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी ओथ अफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। जो यानी कि हर एरिया से जो जो इंसान इलेक्शन लड़ेगा तो उस कैंडिडेट को भी ओथ लेनी होती है। फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा उसको ओथ लेनी होती है। उसके बाद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, ये लोग ओथ लेते हैं। इतने लोग तो भैया सेंटर के हो गए। फिर स्टेट की बात हम करें तो ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भाई जाहिर सी बात है राज्यों में जो मंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, वो लोग शपथ लेते हैं। उसके अलावा वो ऑफिस की भी लेते हैं, सीक्रेसी की शपथ भी लेते हैं। फिर जो विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स हैं उनकी शपथ दी हुई है। जो विधायक बन जाते हैं उनकी शपथ दी हुई है, और हाईकोर्ट के जजेस की शपथ दी हुई है। इतनी आपकी थर्ड शेड्यूल में दी हुई है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे पीएम सीएम की तो लिखी नहीं है, तो पीएम सीएम भी एक मंत्री के अलावा और कुछ होता नहीं है। वो होता है प्राइम मिनिस्टर केंद्र में, और स्टेट में आपको होता है चीफ मिनिस्टर। यानी कि मिनिस्टर्स के बीच में जो प्राइम है या मिनिस्टर्स के बीच में जो चीफ है, वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है। तो वो पहले मिनिस्टर है बाद में प्राइम मिनिस्टर है वगैरह, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर के लिए ओथ है वही प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ है, और जो यहाँ पे मिनिस्टर के लिए ओथ है वही आपकी सीएम के लिए भी ओथ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बाकी तीन और इंपॉर्टेंट ऑफिस है जिनकी ओथ इस शेड्यूल में नहीं दी हुई है, कहीं और दी हुई है संविधान में। जैसे आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट की दी हुई है, और गवर्नर की 159 आर्टिकल में दी हुई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपने इतनी बात ध्यान रख ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड शेड्यूल के अलावा बाकी भी आपके 11 शेड्यूल और हैं।
तो टोटल 12 शेड्यूल की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, किसमें क्या दिया हुआ है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो लोग कल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स पता होगा। आपको ये 12 के 12 शेड्यूल याद होने चाहिए कि किसमें क्या दिया हुआ है। जैसे पहले शेड्यूल में सारे स्टेट्स और यूटीज का नाम, उनकी बाउंड्री की डिटेल्स। दूसरे में जो पैसा, सैलरी वगैरह, पावर वगैरह मिलती है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को, राज्यसभा के, लोकसभा के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, वो सब दिया हुआ है। तीसरे में आपकी ओथ दी हुई है। चौथे में किस राज्य से कितने राज्यसभा के एमपी आएंगे उसकी लिस्ट दी हुई है। पांचवा आपका शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। शेड्यूल 6 आपका ट्राइबल एरिया से डील करता है। शेड्यूल 7 आपका जो है डिवीजन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। यूनियन यानी कि पार्लियामेंट किन मुद्दों पर लॉ बना सकती है, विधानसभाएं किन मुद्दों पर लॉ बना सकती हैं। शेड्यूल 8 में आपकी 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, 14 पहले से थी, 8 बाद में ऐड कर दी गई थी संविधान में अमेंडमेंट करके। इस समय 22 के आसपास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा 9th में आपके कुछ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर थे एक पर्टिकुलर टाइम तक, है ना। इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस के हवाले से। फिर शेड्यूल 10 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ दिया हुआ है कि भैया कोई एमपी एमएलए अगर आया राम गया राम हो गया, वो किसी और पार्टी से चुन करके आया और फिर किसी और पार्टी में चला गया, तो वो जो है इसमें से आपका हटा दिया जाएगा, पार्टी में से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। फिर आपका 11 और 12 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर दी हुई है। आई होप बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो पहले आपको आर्टिकल से इतनी चीजें ध्यान रखनी थी। दूसरे की तरफ अगर हम बढ़े तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है क्योंकि थोड़ा समझाना ज्यादा है मुझे आपको। इज द टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, दो तरीके से चुनाव हो सकते हैं। पहले मैं आपको एक खाली स्लाइड पे ले चलता हूँ जो मैं आपके लिए रख के लाया हूँ। देखिए, बेसिकली दो तरीके से चुनाव हो सकते हैं। एक चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, एफपीटीपी होता है। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दो तरीके से चुनाव होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, उन चारों में से जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, ए बी सी डी, मान लीजिए यहाँ पे वोट आपका टोटल 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख वोट है यहाँ पे, जिसमें से पूरे लोगों ने वोट दिया, सभी ने वोट दिया है यहाँ पे। ए को दिया आपका जो है मान लीजिए 30,000 लोगों ने, इनको दिया आपका 25,000 ने, इनको दिया आपका 25,000 ने, बचा कितना 20,000, इनको दिया 20,000 ने। तो यहाँ पे 30,000 वाला इंसान इलेक्शन जीत जाएगा। जबकि आप देखिए, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने इसको वोट नहीं दिया है, मेजोरिटी से कम लोगों ने वोट दिया है, लेकिन बाकियों से ये आगे निकल गया है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यही हमारे इंडिया में फॉलो होता है। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 1 लाख वोटर है ना, 1 लाख वोटर है, ठीक है। अब ये जा करके किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, ये ए बी सी डी 4 पार्टियों में से किसी एक पार्टी के नाम पे वोट डाल देगा अपना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसी 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मान लीजिए, ऐसी 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल, तो वहां पे सब लोग पार्टी को वोट करेंगे। फिर मान लीजिए किसी पार्टी को 40% वोट मिला होगा, किसी पार्टी को 30% वोट मिला होगा, किसी को 20% वोट मिला होगा, किसी को 10% वोट मिला होगा। तो जिसको जितना परसेंट वोट मिला है टोटल 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उसी हिसाब से सीटें भी अलॉट कर दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए टोटल 100 सीटों पे 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुए, है ना, जिसमें से 40% वोट जो है पार्टी नंबर ए को मिला, तो पार्टी ए को हमने 100 में से 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज दे दी, ठीक है। पार्टी बी को हमने क्या किया, 30% वोट मिला था तो इनको 30 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी। सी को 20% मिला था तो इनको 20 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी। डी को 10% वोट मिला था तो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि कौन ज्यादा वोट पा रहा है कौन कम वोट पा रहा है। यहाँ पे जो जितना वोट पा रहा है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे बाकी तीनों का एकदम पत्ता कट हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए इस आर्टिकल पे आइए, यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से बताया गया आपको। देखिए, यहाँ पे दो चार्ट आपके बेसिकली दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे है आपका, ये फिलहाल जो 2014 और 2019 के इलेक्शन हुए, या इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपका भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया में 31% वोट मिला था और इनको 282 सीटें मिली थी, यानी कि 282 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इनके नेता जीते थे। 2019 में 37.3% वोट मिला था, 303 सीटों पे इनके कैंडिडेट जीते थे। ऐसे सारी पार्टीज का दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, बाकी सारी पार्टीज को 24% वोट मिला, है ना, लेकिन उनके लोग 78 सीटों पे ही जीते हैं आपके, ठीक है। 24% वोट मिला लेकिन 78 सीटों पे ही जीते। आप देखिए, 31% पे 282 और 25% लगभग पे 78 सीटें खाली। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, 37% पे 303 और उसका आधे से ज्यादा यानी कि 21% पे 71। जबकि कायदे से क्या होना चाहिए था, 303 अगर 37% पे है तो 21% पे कुछ 200 के आसपास चीजें होनी चाहिए थी, या 170-80 के आसपास, 160 के आसपास चीजें होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर हम 2024 चुनाव की बात करें और वहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगा के देखें तो देखिए,
एनडीए अलायंस जो है आपका नरेंद्र मोदी वाला, उनको 43% वोट मिला टोटल सारी पार्टीज को मिला करके, इनको सीटें मिली 293। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम फॉलो करते तो इनको 293 सीटें ना मिलती, इनको 243 सीटें मिलती, 243 सीटें मिलती। वहीं पे जो इंडिया ब्लॉक है उनको 41% वोट मिला, यानी कि इनसे बस 2% वोट कम है। इनको कितनी सीटें मिली है? इनको मिली 234 सीटें मिली हैं। और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू होता तो इनको 225 सीटें ही मिलती और कम हो जाती इनकी। और वहीं पे जो अदर लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको 15% वोट मिला है, बट उनको सीटें सिर्फ 16 मिली हैं। उनको 75 सीटें मिलती अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगता होता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये डिफरेंस होता है। अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका एक देश है, उस देश में आपकी 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, और 3 पार्टियां हैं, ए बी सी, या फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए, नाम रख लीजिए बीजेपी, कांग्रेस और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश की 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, अब इन 100 सीटों पे तीनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी, यानी कि टोटल 100 सीटों पे आपके मिला लिया जाए तो 300 कैंडिडेट खड़े होंगे। 300 कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि भाई एक इस पार्टी से, एक इससे, 100 की 100 सीटों पे, तो 300 कैंडिडेट हो गए। तो अब यहाँ पे जो वोटिंग होगी ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं होगी, हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि देश में मान लीजिए 10 लाख लोगों की आबादी है टोटल। अब पूरे देश में 10 लाख लोग रह रहे हैं, 10 के 10 लाख लोग वोट देने जाएंगे। ये ऐसे से मान लीजिए 6 ही लाख 7 ही लाख वोट देने के लिए गए, है ना। जितने लोग भी वोट देने के लिए गए, वो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। उनको एक पर्चा मिलेगा, उसमें लिखा होगा नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 आपका कांग्रेस, नंबर 3 आपका समाजवादी पार्टी, ऐसे उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी। और उनको इनमें से किसी एक को वोट दे करके आना है। अब मान लीजिए बीजेपी को आपके 35% वोट मिल जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस को आपके जो है 30% वोट मिल जाते हैं। कितना हो गया? तो इनके भी 35 बच जाएगा, इनको 35% वोट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब 100 लोगों की, मतलब 100 लोगों की विधानसभा या लोकसभा है, यानी कि सरकार बनाने के 51 लोग चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब इनको 35%, इनको 30% और इनको 35% वोट मिले हैं, तो टोटल जो 100 कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के आने हैं, तो उनमें से 35 कैंडिडेट बीजेपी भेजेगी, 30 कैंडिडेट कांग्रेस भेजेगी, और 35 कैंडिडेट आपकी समाजवादी पार्टी भेजेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार आप बनाइए अपने हिसाब से, लेकिन जिस पार्टी को जितना वोट मिला है, उस पार्टी के उतने प्रतिशत कैंडिडेट जीत जाएंगे, है ना। उतने प्रतिशत कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में या लोकसभा में जाकर के बैठेंगे। ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे इससे मतलब नहीं कि सबसे ज्यादा वोट कौन पाया है, क्योंकि भाई आप एक बार कुछ सोच के देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग खोल के ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 31% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 282 सीटें इनकी सरकार बन गई। लेकिन 69% लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दिया। अब ये भी देखिए, 69% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीते। तो क्या उन 69% लोगों की वोट का कोई वैल्यू नहीं है? क्या उनके वोट का महत्व नहीं है? 31% लोगों ने वोट दे दिया, कोई और 31% नहीं पाया, तो क्या मतलब? ये तो वही बात हो गई, अंधों में काने राजा, है ना। बाकी सब अंधे हैं, तो कोई एक काना है तो उसमें काम चल जाएगा उसका। वहीं अब यहाँ पे देखिए, 41% लोगों ने एनडीए को वोट दिया, 43% लोगों ने। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि देश के 43% लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ये ठीक बात होगी। तो इसका मतलब ये भी है कि बाकी के बचे हुए 57% लोग ये भी चाहते हैं कि वो ना बने, तो उनकी बात को क्या महत्व नहीं मिलना चाहिए? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ड्रॉबैक होता है, जो सबसे ज्यादा चीजें वोट पा जाता है वो जीत जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। अब यहीं पे मान लीजिए 41% अगर वोट बीजेपी पाई है, तो यहाँ पे उसको 543 का 41% कितना होगा? 243 होगा, तो इतनी सीटें उसको मिलेंगी। ठीक है, वहीं पे इंडिया ब्लॉक कितना पाई है? 41.6%, तो 543 का 41.6% कितना होगा? 225 होगा, वो इतना पाएगी। वहीं पे 15% कितना होगा? 75 के आसपास होगा, तो इनको 75 मिल जाएंगी सीटें, इंडिपेंडेंट या अदर्स वालों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक वोट की वैल्यू होती है, किसी का वोट वेस्ट नहीं जाता है। अगर किसी ने अपोजिशन को भी वोट दिया है, तो उसका वोट भी वैल्यू करेगा। अब यहाँ पे जब इतनी सीटें आ जाएंगी, तब उस हिसाब से ये लोग सरकार बनाने का काम अपना करेंगे कि भैया अब 35 सीटें हमारे पास है, 30 हमारे पास है, 35 तुम्हारे पास है, तो या तो ये दोनों मिलके बना ले, या ये दोनों मिलके बना ले, या कुछ भैया डिफेक्शन वगैरह हो, कुछ मैनिपुलेशन हो, तो उस हिसाब से जो है सरकार तो 51 पे ही बनेगी, है ना। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कंट्रीज में आपका फर्स्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट होता क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है, आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताइएगा। एक अलग से एनिमेटेड वीडियो इसके ऊपर मैं बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सेपरेटली चीजें समझाई जा सके। अब देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा इंडिया। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपका देखिए
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना हैव द पार्टी लिस्ट पीआर सिस्टम। यानी कि ब्राजील और अर्जेंटीना में ऐसे ही वोट होता है, जैसे मैंने बताया कि पार्टीज को सारे लोग वोट दे देते हैं, फिर जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला है उस पार्टी के उतने लोग चुन करके आ जाते हैं। अच्छा, ये वहां पे ज्यादा फेवरेबल है जहां पे डुअल पार्टी सिस्टम होता है ना, वहां पे ज्यादा फेवरेबल हो जाता है कई बार। सो डू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज लाइक साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड स्पेन। इन सारे देशों में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो होता है। इन जर्मनी दैट फॉलोज द मिक्स मल्टी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आउट ऑफ 598 सीट्स इन द Bundestag, their equivalent of our Lok Sabha 299, 50% are filled from constituencies under the FPTP. The voters also provide their preference for a party in the ballots. The balance 299 seats, 50% are filled by apportioning them amongst parties that secure at least 5% votes. अब यहाँ पे आसान भाषा में बताऊं तो कुछ देशों में भैया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, कुछ देशों में पीआर सिस्टम यानी कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम होता है, और कुछ देशों में आपका मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं कि मिक्स तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में 600 लोग चुन करके आ रहे हैं लोकसभा में, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 300 सीटों पे हम चुनाव करा दे फर्स्ट पास द पोस्ट के हिसाब से, तो वहां पे भैया जो ज्यादा वोट पाए वो जीत जाए, और बाकी 300 सीटों पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वोटिंग करवा दें, तो भैया जिस पार्टी को जितना वोट मिले उसको उतनी सीटें मिल जाए। इसको हम बोलते हैं एमएमपीआर। एमएमपीआर ये भी कुछ कंट्रीज जैसे कि जर्मनी फॉलो करती है, दोनों का मिक्सचर। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को हम एकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार आप इस न्यूज आर्टिकल को रीड कर लोगे, यहाँ पे वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ अलग यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, द एज कैन बी सीन द पीआर सिस्टम वुड हैव रिजल्टेड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर वोट शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे बहुत महीन बात लिखी हुई है, इस बार का बता रहे हैं, इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टोटलिंग 66 सीट्स। अब यहाँ पे गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ में टोटल मिलाकर के 66 सीट्स हैं। एनडीए इसमें से 64 सीट जीता है, मतलब आप सोचिए सिर्फ 2 सीटें हारा है, और वोट शेयर कितना है, 62% है सिर्फ, है ना, 62%, 60% एंड 53% रिस्पेक्टिवली, बाकी तीनों सालों का बताया जा रहा है। अंडर द पीआर सिस्टम द इंडिया ब्लॉक वुड हैव सिक्योर्ड 23 सीट्स इन दीज स्टेट्स। अगर यहाँ पे पीआर सिस्टम फॉलो हो रहा होता तो 66 में से जो 64 आपका इंडिया जीता है, तो कम से कम यानी कि 2 सीटें खाली इंडिया ब्लॉक जीता है, तो अगर पीआर होता तो इंडिया ब्लॉक एटलीस्ट 23 सीटें जीतता। वहीं पे उड़ीसा में क्या हुआ है, बीजू जनता दल को 42% वोट मिला है, लेकिन उसको सीट एक भी नहीं मिली है। अगर पीआर सिस्टम होता तो उसको कम से कम 9 सीटें वहां पे मिलती। तो ये आपका, मुझे उम्मीद है कि चीज समझ में आ गई होंगी आपको कि कैसे क्या इसका फायदा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जीएस 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला आपका मेंस स्पेसिफिक एक न्यूज है आपका सीपेक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता है कि एंशियंट टाइम पे चाइना पूरे दुनिया में सिल्क वगैरह एक्सपोर्ट करता था, तो उसने एक अलग से रूट बना रखा था जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। उसी को वो रिवाइव करके आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपना शुरू कर रहा है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए चाइना में कोई गुड, जैसे यहाँ पे चाइना, इससे बहुत दूर आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, या फिर साउथ अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है, या फिर यूरोप है, सब कुछ चाइना से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, अब चाइना को पूरा इंडियन ओशन पार करके इधर से निकल करके पूरा पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर चाहे वो उधर से जाए चाहे फिर इधर से जाए, इधर आके फिर इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पार करना है, उसके बाद उसको इधर इंडियन ओशन पार करना है, फिर आपको पर्शियन गल्फ जाना है, या फिर आपका स्विस कनाल पार करना है, तब वो यूरोप पहुंच पाता है। तो चाइना का मकसद क्या है कि हम लैंड, एयर, सी, इन तीनों के जरिए हम कनेक्टिविटी बढ़ा दे चाइना यूरोप के बीच में, चाइना और अफ्रीका के बीच में। यानी कल को चाइना से कोई भी सामान अगर अफ्रीका जाना है, यूरोप जाना है, अफ्रीका या यूरोप यूरोप से कोई भी सामान चाइना आना है, तो चाइना का बनाया हुआ एक रूट हो। मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे अभी आपको फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको सरकार की बनाई हुई रोड पे चल करके जाना पड़ेगा, आपको जगह जगह टोल देने रहेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो आपको रोज ही जाना रहता है, तो आपने क्या कहा कि हम अलग से अपनी खुद की रोड बना लेंगे, है ना, जो थोड़ा सा शॉर्टकट भी पड़ेगा और उस पर हमें किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। उल्टा जो उस पर और इंसान जाएगा वो हमको पैसा देगा, है ना, बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो रोड आपकी रहेगी। यही सेम हाल आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है। चाइना चाहता है कि वो जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं, जहां से सप्लाई चेन आपकी फ्लो हो रही है, जहां से गुड्स का आवागमन, रॉ मटेरियल का आवागमन हो रहा है, वहां से ना हो, चाइना के बनाए हुए नए रूट से हो। इससे क्या फायदा होगा, चाइना की खुद की कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बाकी जो देश चाइना के उस रूट को यूज करना चाहेंगे वो उल्टा चाइना को पैसा भी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये डुअल फायदा हो गया। अब इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे कश्मीर, जो कि इस समय पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस जो कि यहाँ पे कहीं पड़ता है, वहां से लेकर के इंडियन ओशन में इनका ग्वादर पोर्ट पड़ता है।
तो उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अब खाली यहाँ पे सामान का आवागमन नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक तरीके से जो है गैस का, पेट्रोल का आना जाना, तो पाइपलाइन बिछाई जा रही है कि पाइपलाइंस के थ्रू हम गैस और पेट्रोल वगैरह का आवागमन करवाएंगे, ठीक है। तो उसी सिलसिले में पूरा प्रोजेक्ट का मैप है, कहाँ कहाँ पे चाइना पाकिस्तान के अंदर क्या बिल्ड कर रहा है पूरा, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को एज अ वो रोड की तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है चाइना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चाइना और पाकिस्तान की डील हुई है जहाँ पे अपने कॉरिडोर को एक्सपेंड वगैरह कर रहे हैं। ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, इस न्यूज की वजह से सीपेक पूरा न्यूज में आ गया है, वो आपके लिए मेंस पे जरूरी है, ठीक है। पहले हम देखेंगे सीपेक है क्या बेसिकली, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस है सीपेक से, इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन और आगे का क्या रास्ता हो सकता है, ठीक है। CPEC is a 3,000 kilometer long route of infrastructure projects connecting China's northwest Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Gwadar Port in the western province of Baluchistan in the Pakistan। तो Xinjiang प्रोविंस आपका चाइना का और ग्वादर पोर्ट आपका बलूचिस्तान में किसका, पाकिस्तान का, इसको कनेक्ट करेगा। चाइना और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब इसमें नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन अकम्पनीड बाय एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए आप मैप में भी देखिए, तो कहीं कहीं पे देखिए इतने सारे मेगावाट के आपके प्लांट्स लग रहे हैं, कोई आपका सोलर का लग रहा है, कोई फिर आपका जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो रहा है, कहीं पे विंड प्लांट लग रहा है, ये देखिए, है ना, कहीं पे आपके कोल से चलने वाले प्लांट्स लग रहे हैं, कहीं पे हाइड्रो वाले लग रहे हैं। तो ये सब भी लग रहे हैं क्योंकि भाई आप अगर कोई एक ट्रेड रूट पूरा बना रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, वहां पे प्रोडक्शन भी करते रहना है। आप फिर पाकिस्तान, चाइना ये भी चाहेगा ना कि हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी करें, हम क्यों चाइना में प्रोड्यूस करें, वहां से पूरा लेकर के जाएं, हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, वहीं से ग्वादर पोर्ट से हम निकाल दें, है ना। इस तरीके की चीजें वहां पे चल रही हैं। फिर आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए कॉन्स्टेंटली, पाकिस्तान वैसे गरीब मुल्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं चाइना के, प्रोजेक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है। It will pave the way for China to access Middle East and Africa from Gwadar port, enabling China to access the Indian Ocean. And in return, China will support development projects in Pakistan to overcome the latest energy crisis and stabilizing its faltering economy. आपको पता है कि पाकिस्तान एकदम गड्ढे में जा रहा है, वहां की इकोनॉमी एकदम खत्म हो रही है, एनर्जी, या मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान गरीब मुल्क है, एनर्जी की कमी है वहां पे। तो एक तरीके से चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहा है इसका डुअल फायदा होगा, ये इनके प्रोजेक्ट्स खुद के तो फायदे में आएंगे ही आएंगे, साथ में पाकिस्तान के लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ताकि होगा क्या ना, एक वही बात होगी कि आप अगर किसी के घर जा रहे हो कब्जा करने के लिए, तो वहां के हर इंसान को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दो घूस के तौर पे, ताकि वो लोग अपोज ना करें उस बात का। वही हाल चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है कि वहां के लोगों को लॉलीपॉप देकर के मेजर कंट्रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की ज्योग्राफी पे, पाकिस्तान की टेरिटरी पे कहीं ना कहीं चाइना अपना बनाना चाहता है। इंडिया को घेरना भी उसमें चाइना का एक मकसद है, ठीक है। चलिए, सीपेक इज द पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका 2013 में शुरू हुआ था, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन को एक तरीके से कनेक्ट करेगा सी रूट वगैरह के जरिए, लैंड रूट, सी रूट के जरिए। चलिए, अब आप देखिए पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। पहली बात तो रीजनल इम्बैलेंस। अब आपको पता है कि जो सीपेक का पूरा प्रोजेक्ट है ये कुछ सर्टेन एरिया से पास हो रहा है, बाकी एरिया से पास नहीं हो रहा है। तो जहां जहां से सीपेक पास होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बाकी एरिया पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपस में एक तरीके से ईर्ष्या की भावना या फिर एक तरीके से कलह पैदा हो जाएगा देश के अंदर। डेट ट्रैप है भैया, पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना ने उसमें से आधे लोन पे चला रहा है, उधार पे चला रहा है। पाकिस्तान की जो समय टोटल उधारी है बाहर की, उसमें से अकेले 27.4% चाइना की है, ठीक है। 27.4% अकेले चाइना की है, IMF के डेटा के अकॉर्डिंग। तो अब सोचिए कितना ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है, उसके डेप्ट ट्रैप में, उसके आपके ऋण के जाल में फंसता चला जा रहा है पाकिस्तान। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आपको पता है कि चाइना बहुत बेरहम तरीके से जो है प्रोजेक्ट्स बनाता है, बायोडाइवर्सिटी का, फॉरेस्ट का कोई ध्यान नहीं रखता है, पूरी तरीके से डिप्लीट कर देना, खत्म कर देना, ये सारा उसका मकसद रहता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। फिर सोशल इम्प्लीकेशन भी होंगे भाई, जाहिर सी बात है, जब इन सारी जगहों पर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो यहाँ पे पहले से जो लोग रह रहे होंगे उनको हटाया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, है ना। तो एक तरीके से सोशल इम्प्लीकेशन हो गया। सोवरेनिटी क्राइसिस भाई, जाहिर सी बात है, जब इतना ज्यादा, सोचिए पाकिस्तान ने बचा ही क्या, जब ये सब सीपेक का ही पार्ट है तो पाकिस्तान में बचा ही क्या फिर इसके बाद। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल चाइना का हो जाएगा, तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी कहीं ना कहीं खतरे में है इस वजह से। अब इसका कुछ इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी है। पहली बात तो इंडिया की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है ये, पीओके से पास करा रहे हो और परमिशन पाकिस्तान से मांग रहे हो, जबकि हमने ऑफिशियली, हमारा स्टैंड ये है कि पीओके हमारा हिस्सा है। तो पीओके में कुछ भी अगर गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होनी तो इंडिया से पूछ के होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कब्जे में वो पाकिस्तान के, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं वहां पे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जानबूझ के चाइना को अलाउ किया कि वो पीओके से अपने आप को पास कराए, ताकि आने वाले टाइम में अगर इंडिया पीओके पे कब्जा करना भी चाहे तो चाइना अपने आप उस एक वॉर में, उस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी बन जाए, तो अपने आप पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप।
ये वही वाली बात है कि भैया पहले से उनको अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व कर लो, ताकि जब आपके ऊपर हमला हो यानी कि उनके ऊपर भी हमला हो। तो चाइना को इन्वॉल्व कर लिया पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं। सर, चाइनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड वायर्स, अब आपको पता है कि जब इतना बड़ा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, सीपेक चल रहा है, तो ये पूरे के पूरे ट्रेड रूट्स पे, सप्लाई चेन पे कब्जा करने का काम करेगा, है ना। तो चाइना के कंट्रोल में हो जाएगा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उसके अलावा एक चाइनीज थ्योरी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, आपको पता है कि जो इंडिया का ये वाला नक्शा है, ये नीचे वाला, है ना, इसको पूरी तरीके से चाइना घेरने का काम कर रहा है। बांग्लादेश में इधर चित्तगोंग पोर्ट, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट, फिर आपका इधर पोर्ट सुडान, सुडान में इस तरफ, मालदीव्स में, सोमालिया में, सेशल्स में, मतलब देखिए इंडियन ओशन को पूरी तरीके से घेरने का काम कर रहा है। अब आपको पता है कि इंडिया की जो भी शिप्स वगैरह जाती हैं वो इन्हीं सब एरिया से होकर के गुजरती हैं यूरोप या अफ्रीका जाने के लिए। इन सारे आइलैंड पे, इन सारे जो है पोर्ट्स पे चाइना अपना कंट्रोल बना रहा है, और चाइना खरीद रहा है इनको उन कंट्रीज से, है ना। मतलब चाइना करता क्या, उधार देता है, जब कंट्रीज उधार वापस नहीं कर पाती तो उनका एक पोर्ट मांग लेता है कि अपना पोर्ट दे दो हमको उसके बदले। तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेड को ये हैम्पर कर सकता है आने वाले टाइम पे। अगर मान लीजिए कल को वॉर हो जाए इंडिया और चाइना की, इंडिया और पाकिस्तान की, और चाइना हमारे पूरे इंडियन ओशन को ब्लॉक कर दे यहाँ पे कि आपको हम कोई शिप जाने नहीं देंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक इंप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जाते ही हमारे यहाँ से नहीं है, यहीं से क्रूड ऑयल भी हमारे यहाँ पे आता है, जिसके ऊपर हमारी पूरा पूरा लगभग लगभग एनर्जी सेक्टर, आपका पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं मूवमेंट, जो लोगों की इंडिया में मूवमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसी क्रूड ऑयल पर रिलाइड है। जस्ट अ सेकंड। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत इंडिया के लिए भी है। स्ट्रॉन्गर बीआरआई एंड चाइनीज डोमिनेंस इन ट्रेड लीडरशिप, वही बात है, जब चाइना इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर डब्ल्यूटीओ में, बाकी जो इंटरनेशनल फोरम है, वहां पे इंडिया कमजोर पड़ जाएगा। तो पोर्ट, रोड, रेलवे के जरिए अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी चाइना बढ़ा रहा है, बाकी सारी कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो चाइना उनके टर्म्स को भी ट्रेड करेगा। मान लीजिए कल को चाइना ही पूरी तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करे और वो इंडिया से कहे कि आप हमारे हिसाब से ट्रेड पॉलिसी बनाइए, तो इंडिया तो मना कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज पावर। इंडिया के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो चाइना को चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कल को श्रीलंका से चाइना कह दे कि हम आपको तभी जाने देंगे इस पोर्ट से जब आप हमारे हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगे, या छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज को इस तरीके से डोमिनेट कर ले जाएगा चाइना, तो कहीं ना कहीं उनको इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा कर सकता है चाइना, अपने ट्रेड का फायदा उठा करके। ठीक है। अब इसका मतलब वे फॉरवर्ड क्या है भैया, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाना चाहिए, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडिया कर भी रहा है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से इंडिया ने डील कर रखी है, जिससे चाह बाहर पोर्ट हम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जो है एक तरीके से एक्सपेंशन का काम कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास चाइना के कंपैरिजन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उतना ज्यादा हम लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, ना तो हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी है कि जनता को एकदम चाकू की नोक पर रखो, सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा दो देश के, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमारे देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो पॉपुलिस्ट मेजर भी चलते हैं, सरकारों का एक मेजर चंक जनता को खुश करने में जाता है। तो कई बार वो जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सरकार पैसा खर्चा नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक बन रहा है, जो कि भैया बीआरआई का एक तरीके से चैलेंजर है। ऐसे ही आपका इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, जो कि ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा बीआरआई के। अब भाई जैसे चाइना अपना एक ट्रेड रूट बना रहा है, आपको दिल्ली मुंबई जाने के लिए अपनी रोड बना रहे हैं, तो मैं भी तो एक अपनी रोड बना सकता हूँ ना। तो कहीं ना कहीं सारे रोड फिर आप सारे सारे लोग फिर आपकी रोड पे नहीं जाएंगे, कुछ लोग मेरी रोड पे भी जाएंगे, तो क्या होगा, पावर का डिवीजन हो जाएगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएंगी चीजें। तो वही इंडिया भी करने का प्रयास कर रहा है। उसके अलावा एक ब्लू डॉट नेटवर्क है, जो कि यूएस इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें सारी गवर्नमेंट्स को एक साथ लेकर के आना है, मल्टी स्टेक होल्डर, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को, और फिर वही है ग्लोबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में रोड, पोर्ट, ब्रिज की कनेक्टिविटी, मतलब वही ऑल इन ऑल डीआरआई का ऑल्टरनेटिव है ब्लू डॉट नेटवर्क भी। तो ये सारी आपकी न्यूज थी। चलिए, तो ये तीन बड़ी बड़ी न्यूज आपकी हो गई हैं। अगली न्यूज आपकी, या फिर पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अब नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कितने इसमें से ठीक है। इट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मोटिव इज टू ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर एट वन प्लेस। इट विल कवर द एंटायर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। कौन सा सही है, कितने सही है, आपको बताना है। खाली एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है, या एक भी नहीं सही है। ठीक है। चलिए, अब ये आपका द हिंदू में आर्टिकल आया था, व्हाट इज द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, फिर आप जब कभी अपना इलाज करवाने जाते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हो, है ना। अब उसमें मल्टीपल पार्टीज हैं। अब आप देखिए, एक आप हो, एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिसने आपको इंश्योरेंस दे रखा है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पे है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पे है ना। इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। यहाँ पे हॉस्पिटल का खुद का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे आपको इलाज करवाना है, जहाँ से आपको इलाज रिसीव होना है।
तो इन सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कई बार बहुत भागा दौड़ी, बहुत पेपर वर्क वगैरह टाइप का हो जाता है। तो सरकार ये इनिशिएटिव लेकर के आई है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर एक जगह आएंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपको एक नंबर दे दिया गया और फिर एक डेटाबेस बना दिया गया सारे हेल्थ इंश्योरेंस का कि भैया कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है और किसकी क्या स्कीम है, और सबको उस पोर्टल का जितने स्टेक होल्डर उनको एक्सेस दे दिया गया। तो कल को आप कहीं भी इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तो बस आपने अपना नंबर बताया सामने वाले को, उसने वो नंबर टाइप किया डैशबोर्ड पे, आपकी पूरी डिटेल आ गई कितना इंश्योरेंस है क्या है, और जैसे ही आपने इंश्योरेंस अवेल किया वो इन्फॉर्मेशन बाकी स्टेक होल्डर्स तक पहुंच गई उसी डैशबोर्ड के जरिए एक तरीके से। तो ये पूरा इसका एक जिस्ट है। बात समझ में आ गई? अब इसको रीड कर लीजिए, बात आपको वही निकल के आएगी, कुछ अलग बात इसमें है नहीं। आसान भाषा में मैंने आपको 3-4 लाइन में बता दिया है क्या ये। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एम्स टू रेवोल्यूशनराइज द हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया by enhancing efficiency, transparency, and overall effectiveness in the health claims processing through a digital platform. NHCX is a digital platform developed by National Health Authority. तो यहाँ पे ये गलत हो गया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का इनिशिएटिव है, ठीक है। यूनिक है ये तो बात है। To facilitate the exchange of claims related information among stakeholders in the healthcare and health insurance ecosystem. NHCX is designed to be interoperable, machine readable, auditable, and verifiable. This ensures that the information exchanged in the accurate and trustworthy, leading to more transparent and efficient प्रोसेस। वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर जैसे कि हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट हेल्थ एजेंसी, बेनिफिशियरीज, ये सब लोग आएंगे और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगा, फास्टर सेटलमेंट हो जाएगा क्लेम्स का, फ्रॉड नहीं हो पाएगा ज्यादा, है ना। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये सारे इसके फायदे हैं। फिलहाल के लिए जो है आपका ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जिनको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर सरकार दे रही है आयुष्मान भारत में, है ना, उनको जो है कहीं ना कहीं कवर करेगा। बाकी फिर धीरे धीरे इसको आगे की हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो भैया दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया, इट्स मोटिव टू ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर एट वन प्लेस। बट तीसरा गलत हो गया फिर से, इट विल कवर द एंटायर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। अभी नहीं, अभी खाली आयुष्मान भारत को कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही है, यानी कि कितने सही है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, पहली बात तो बेनिफिशियरीज का देख लीजिए, यानी कि जिनको हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने ले रखा है, जिनका इलाज होना है, provides beneficiary with a seamless and hassle-free experience for availing health insurance benefits. Beneficiaries can track their claims status online, access claim history, and receive timely updates on claim settlement. भैया वही है कि आपको सब टाइमली पता चलता रहेगा कि कब आपने कितना पैसा क्लेम किया है, क्लेम सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं आ रही है, ये सब बातें रहेंगी। हॉस्पिटल के लिए भी फायदा रहेगा कहीं ना कहीं, उनके पास एक सिंप्लीफाइड तरीका हो जाएगा सबमिशन का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। बार बार लोग काउंटर पे आकर के खड़े नहीं होंगे कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है, बताइए क्या करें। आपने एक ऑनलाइन पोर्टल पे सारा डेटा मंगवा लिया, आपके पास आ गया, आप उसको फिर अपने हिसाब से दे सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी आसान हो जाएगा, इंश्योरेंस सेटल करने के लिए, क्लेम्स को सेटल करने के लिए ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा, पेपर वर्क आपका एक तरीके से कम हो जाएगा। फिर जब सारा का सारा डेटा आपका एग्रीगेटेड फॉर्म में आपका डिजिटल फॉर्मेट में होगा, तो उसको एनालाइज करके इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे क्लेम के ट्रेंड किस तरीके से जा रहे हैं, क्या आउटकम है, कैसे हम बेटर पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, ये सारे काम इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। फिर स्टेट हेल्थ एजेंसी है भैया, अब जैसे आयुष्मान भारत है, सरकार दे रही है, तो इनके पास भी तो डेटा होना चाहिए ना कि हमने जो स्कीम लेकर के हम आए हैं आयुष्मान भारत, इसका फायदा कितनों को हो रहा है, और हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर वो आगे जो पॉलिसीज लेकर के आएंगे, आगे जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव स्कीम लेकर के आएंगे, उसको उस हिसाब से डिजाइन करेंगे आपका, ये इसका फायदा है। फिर ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लेकर के आई, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपकी एपेक्स बॉडी है जो कि आयुष्मान भारत इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। इट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रोल ऑफ डिजाइनिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, आसान बात है ये तो। इट इज द सक्सेसर ऑफ द नेशनल हेल्थ एजेंसी। पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी हुआ करती थी, इसी का नाम बदल के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किया गया है, which was functioning as a registered society. According to the cabinet decision for full financial autonomy, the Financial Health Agency was reconstituted as National Health Authority in 2019। तो ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए इसको एजेंसी से अथॉरिटी बनाया गया है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसका जो एक तरीके से गवर्न कौन करता है, गवर्निंग बोर्ड। गवर्निंग बोर्ड को चेयर कौन करता है, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री होता है, बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इसको एक तरीके से हेड करता है। मतलब बोर्ड मीटिंग्स को, गवर्निंग बोर्ड को हेड करता है। इट इज हेडेड बाय सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु मैनेजेस इट्स अफेयर्स। ठीक है, चलिए ये सारी बातें यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएनएसएस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। अब ये क्या बला है भैया, पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ बैरियर फ्री मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन दैट यूजेस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टेक्नोलॉजी टू ट्रैक व्हीकल्स एंड कैलकुलेट टोल्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन दी टोल्ड हाईवेज। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगला क्या है दूसरा, इसको पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। बताइए भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो बेसिकली देखिए, अभी आपका टोल कैसे लगता है, ये आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज है, बिजनेस लाइन में आई थी। अभी आपका टोल कैसे लगता है, आप अगर किसी रोड पे गए, मान लीजिए ये पूरे रोड की लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से बात को समझिएगा पूरा, ये रोड की लेंथ है पूरी, यहाँ पे टोल प्लाजा बना हुआ है बीच में, ठीक है। यहाँ से आप रोड पे चढ़े और आपने टोल क्रॉस किया, आपको टोल पे 100 रुपए देने थे, आपने दे दिए, और आपको बस यहीं रोड खत्म होते यहीं पे जाना था, इसी जगह पे टोल के जस्ट आगे जाना था। ठीक है, आपने 100 रुपए दे दिए। दूसरा आदमी चढ़ा, उसने भी टोल पे 100 रुपए दिए, उसको पूरा इस रोड के खत्म होने तक जाना था। तो यानी कि आपने रोड आधी ही यूज करी तब भी आपने 100 रुपए दिए, किसी ने पूरी रोड यूज करी उसने भी 100 ही रुपए दिए। तो अब क्या सिस्टम ला रहे हैं गडकरी साहब, उनका ये प्लान था, उन्होंने कहा था, मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, कि जो जितना रोड पे चलेगा उस हिसाब से सैटेलाइट के हिसाब से हम उसका टोल काट लेंगे। जैसे आपका फास्टैग लगा, फास्टैग तो लगा ही रहेगा आपका आगे, उसी से पैसा आपका सैटेलाइट के जरिए कट जाएगा। लेकिन कितना पैसा कटेगा, गूगल नेविगेशन सैटेलाइट से देखा जाएगा कि आपने कितनी देर और कितना उस रोड को यूज किया है। जितनी लेंथ की रोड आपने यूज करी होगी उतना ही टोल आपका काटा जाएगा। पूरा टोल आपको देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पूरी रोड का टोल 100 रुपए था, तो जिसने पूरी रोड यूज की वो 100 रुपए देगा, जो मान लीजिए यहीं मुड़ गया तो सकते हो 50-60 रुपए में उसका काम बन जाए। तो ये पूरा जीएनएसएस का मॉडल है और इसमें कुछ भी अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए सही है बिल्कुल, दूसरा गलत है। अभी ऐसा कुछ कोई डेट नहीं है कि कब से पूरे देश में लागू हो गई, और अभी काफी टाइम भी है इसमें, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं जो टोल्स बने हुए उनको हटाया जाएगा, तब जाकर के चीज हो पाएगी। या मतलब उसको हटाए बिना भी हो सकती है, बट अभी दूर दूर तक कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही है। बाकी जब होगी तो आपको बताया ही जाएगा। ठीक है, एनएचएआई का ये इनिशिएटिव है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक बार आप देख लीजिए, इन्होंने मतलब ठेका बुलाया है, टेंडर निकाला है कि भैया आप बताइए कि हमें ऐसा टोल शुरू करना है, कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप रीड कर लेंगे, सब वही चीजें आपको मिलेंगी जो मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है। द नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव इज अ प्रोग्राम एम्ड एट सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन अफ्रीका थ्रू अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव। तो भैया एक नेचर अफ्रीका करके इनिशिएटिव शुरू किया गया अफ्रीका में प्रोग्राम, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट करेगा। और ये पीपल सेंटर्ड अप्रोच को, यानी कि लोगों के एक तरीके से इनिशिएटिव, उनकी मेहनत के द्वारा ये काम हो पाएगा। अब ये इनिशिएटिव किसका है ये आपको बताना है, यूएन, यूरोपियन कमीशन, ब्रिक्स या फिर अफ्रीकन यूनियन। देखिए, डाउन टू अर्थ में इसके ऊपर आर्टिकल आया था। क्यों आया था, क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने तंजानिया को निकाल दिया है उन कंट्रीज की लिस्ट से जहां पे वो नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको पहली लाइन में आंसर मिल गया, यूरोपियन कमीशन ने ये काम किया है। नेचर अफ्रीका किसका प्रोजेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, यूरोपियन कमीशन का है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन का है। अब इन्होंने तंजानिया को उस लिस्ट से निकाल दिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपका 18 मिलियन यूरो की ग्रांट दे रहे थे, है ना, जिन कंट्रीज को एलिजिबल मानते थे उसमें तंजानिया को उन्होंने नहीं माना। The Nature Africa Initiative is a European Union program aimed at supporting biodiversity conservation in Africa through a people-centered approach. It identifies key landscapes for conservation and development, focusing on creating job, improving security and sustainable livelihoods while preserving ecosystem and wildlife। तो भैया कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। कंजर्व क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को, और डेवलपमेंट एरिया का करना है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया आपका कहीं ना कहीं। दो इसके एक तरीके से पिलर्स है स्ट्रक्चर्ड अराउंड टू पिलर्स। पहला क्या है, शॉर्ट टर्म एक्शन इन की लैंडस्केप एंड मीडियम टर्म सपोर्ट टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है भाई, छोटा मोटा एक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक काम होता है जो आप इमीडिएटली उसको मैनेज करने के लिए कर सकते हो, एक होता है कि लॉन्ग टर्म में उसको जड़ से खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मुद्दा है पूरा, इतनी सी बात है बस। नेचर अफ्रीका प्रोजेक्ट किसका, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की बात हुई है, तो यूरोपियन कमीशन आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का। तो हो सकता है यहाँ पे अगर यूरोपियन कमीशन की जगह यूरोपियन यूनियन लिखा होता ये तो वो भी सही होता। ठीक है, तो वो भी सही होता आपका। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग new laws and policies, monitoring their implementation, managing the EU budget, and ensuring the correct implementation of EU policies and laws across member states। तो वही सारी बातें, कोई इसमें खास बात नहीं है। ईयू का जो भी ट्रेड पॉलिसी वगैरह होती है, लॉज होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर करना। मतलब आप देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर में 3 ऑर्गन होते हैं,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। वहीं पे ये काम, वहीं इसी जगह पे ये काम है यूरोपियन कमीशन का। जो आपके यूरोपियन पार्लियामेंट ने लॉज बनाए उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यूरोपियन कमीशन का है। 27 मेंबर हैं इसमें, जो कि कमिश्नर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं अलग अलग कंट्री। इसको एक प्रेसिडेंट लीड करता है। वो प्रेसिडेंट कौन चूज करता है? आपका यूरोपियन पार्लियामेंट, है ना। यूरोपियन पार्लियामेंट उस प्रेसिडेंट को चूज करती है, जो इनको एक तरीके से यूरोपियन कमीशन को गवर्न करता है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अगली न्यूज आपकी किस बारे में? इंडिया इज लुकिंग टू ऑपरेट द मोंगला पोर्ट एंड बिल्ड अ न्यू टर्मिनल एमिंग टू काउंटर बैलेंस चाइनाज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द रीजन। इन विच कंट्री इज द मोंगला पोर्ट लोकेटेड? तो भैया इंडिया क्या कर रहा है? मोंगला पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है, वहां पे नया टर्मिनल बनाने की बात कर रहा है, ताकि जो चाइना की प्रेजेंस है उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे मोंगला पोर्ट है, तो वहां पे चाइना की प्रेजेंस को काउंटर बैलेंस किया जाए। अब ये आपका किस कंट्री में मोंगला पोर्ट? पहला ऑप्शन है आपका ईरान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा आपका म्यांमार। इनमें से कोई एक देश है जहाँ पे मोंगला पोर्ट है, और ये रहा आपके सामने मोंगला पोर्ट। आपको बांग्लादेश दिख गया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा बांग्लादेश आपका, ये रहा ढाका, और ये रहा आपका मोंगला पोर्ट, कोलकाता से बहुत पास में। बेसिकली इसका यूज आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोलकाता से कोई चीज अगर हमें यहाँ असम ले जानी है, या फिर किसी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ले जानी, तो कैसे जाती है? यहाँ कोलकाता से निकलेगी, इस पूरे एरिया को क्रॉस करके, जो ये चिकन स्नैक एरिया वहां से हो करके ये फिर इस एरिया में आता है। जबकि एक रास्ता ये भी हो सकता है ना कि हम सीधे ऐसे पहुंचा दें, ये छोटा रास्ता है ना, लेकिन यहाँ पे बीच में बांग्लादेश पड़ता है, और यहाँ पे देखिए म्यांमार पड़ता है आपका। तो कहीं ना कहीं हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है कुछ ना कुछ मैनेज करके बांग्लादेश का कोई पोर्ट ले ले, ताकि हमें अपने ही देश में सामान आपका पहुंचाना है, वो हमें लंबे रूट से ना ले जा करके छोटे रूट से ले जाने में एक तरीके से आराम रहे, ठीक है। तो इस वजह से मेन इंडिया ये काम कर रहा है, बाकी चाइना को काउंटर बैलेंस तो आपको करना ही करना है। India is looking to operate the Mongla port in Bangladesh and build a new terminal aiming to counterbalance China's presence वगैरह वगैरह। The port of Mongla is located in the Bagherhat district और बांग्लादेश, नाम ध्यान रखिएगा, बगेरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में है। बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन से मात्र और मात्र 62 किलोमीटर नॉर्थ में है ये, है ना। यानी कि ये आपका बे ऑफ बंगाल इससे 62 किलोमीटर ऊपर है खाली है। चलिए, इट इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ पासो रिवर एंड मोंगला रिवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है, तो ऑप्शन में को यही दे दे आपको फंसाने के लिए कि भैया बांग्लादेश ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा के कन्फ्लुएंस से पड़ता है ये। तो ऐसा नहीं है, ये पड़ता है आपका पासो रिवर और मोंगला रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। द पोर्ट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब इसके आसपास चारों तरफ सुंदरबन फॉरेस्ट है, तो ये अपना कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है। मोंगला इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन बांग्लादेश आफ्टर चिटागोंग। ये चिटागोंग जो है आपका, ये सबसे बड़ा पोर्ट है बांग्लादेश का, ये रहा ना। इसी के आसपास है, ये रहा, हाँ, ठीक। और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है मोंगला पोर्ट। इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या भैया? हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल जाएगी। हम मान लीजिए कल को चाइना यहाँ पे हमला कर देता है और हमारे जो ये पतला वाला एरिया है मैप का, इस पे कब्जा कर लेता है, तो हम नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट तो कट ऑफ हो जाएगा। तो हम बांग्लादेश को यूज करके यहाँ से एकदम दुन दुन करते हुए भाग के जा सकते हैं, ठीक है। reduces distance and transportation cost for goods to and from these regions। वही बात है। Indian Port Global Limited has expressed interest in operating Mongla Port, which would be its third international port operation after Chahabar in Iran and Sitwe in Myanmar। ठीक है, तो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो बढ़ते अपनी अगली न्यूज के ऊपर। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश इसका आंसर है। जस्ट अ सेकंड। हमारी अगली न्यूज क्या है? रिसेंटली ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, द नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी have been recognized as the wetlands of international importance। यानी कि रामसर साइट बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है दो जगहों को, नगी और नटकी बर्ड सेंचुरी को। ये दोनों कौन से प्रदेश में है, कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इनमें से किस में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका डाउन टू अर्थ में आर्टिकल आया था, और भी बाकी जगहों पे कवर हुआ था। तो अभी तक 80 हमारे यहाँ पे रामसर साइट थी, अब इन दोनों को मिला करके 82 हो गई हैं। और पहले जो है आपका बिहार में सिर्फ एक आपकी रामसर साइट हुआ करती थी, अब इन दोनों को मिलाकर के 3 रामसर साइट हो गई हैं। कितनी? 3 रामसर साइट हो गई। कहाँ पे? बिहार में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बिहार का ही है, बिहार में ही इन दोनों बर्ड सेंचुरीज को आपको बनाया गया है। अब ये 82 नंबर हो गया है, ह्यूमन मेड है ये, ठीक है। बोथ सेंचुरीज वर डेजिग्नेटेड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। बोथ सेंचुरीज वर डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरीज इन 1984 ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एज विंटरिंग हैबिटेट्स फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। अब बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी, वो यहाँ पे आकर के आपका एक तरीके से
विंटर्स में रहती थी, कहीं ना कहीं माइग्रेट करने के टाइम पे एक हॉल्ट लेती थी। इसी वजह से 1984 में इनको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और अब इनको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले से जो इकलौती रामसर साइट है बिहार में, उसका नाम क्या है? कंवरताल। क्या है? कंवरताल है। अब उसकी जगह पे, मतलब उसकी जगह पे नहीं, उसके अलावा दो और हो गई हैं, नकटी और नागी। ठीक है, 150 के ऊपर की स्पीशीज हैं, काफी ज्यादा, मतलब कैटफिश वगैरह की वैरायटी है, इंडियन एलिफेंट वगैरह है। अकॉर्डिंग टू द एशियाटिक बर्ड वाटर बर्ड सेंसस 2023, द नकटी बर्ड सेंचुरी रिपोर्टेड 7844 बर्ड्स, द हाईएस्ट इन द सर्वे, फॉलोड बाय द नागी बर्ड विद 6938 बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से बताई गई हैं। रामसर कन्वेंशन आपको पता ही है कि ये आपका 1971 में रामसर नाम की एक जगह है ईरान में, वहां पे साइन हुआ था 2 फरवरी के दिन। इसी वजह से हम 2 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाते हैं, और इस रामसर साइट को साइन किया गया था यूनेस्को की एजिस के अंडर में। ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स है उनको कंजर्व किया जा सके। इन इंडिया में ये जो है आपका 1982 में एनफोर्स हुआ था, 1972 में, आपका 71 में नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसका देख आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है, उसमें उन रामसर साइट्स का नाम रखा जाता है जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से या बाकी किसी ह्यूमन इंटरफेस की वजह से वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस आ रहे हैं, इकोलॉजिकल करेक्टर वहां पे जो है बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है रामसर साइट के अंडर में ही। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये आपकी रामसर साइट्स का पूरा मैप है इंडिया में, कहाँ पे कितनी है ये बात आप अच्छे से बिहार पे यहाँ पे एक ही हुई है, कंवरताल, क्योंकि ये पुरानी वाली है। दो नई जो आपको इस न्यूज में कराई गई है वही दोनों यहाँ पे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सारी, आप सारी की सारी आपको ये रामसर साइट, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ नहीं, आपके टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज आपकी क्या है? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया था आपका आरआरटीएस के आसपास जो है 900 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सरकार बनाने जा रही है टाइगर श्रॉफ की मदद से। ठीक है, तो अब ये आरआरटीएस के पहले आप ये देख लीजिए, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बेसिकली है ये बहुत तेजी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेन पहुंच जाएगी। मतलब ये नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा तेज है, बुलेट ट्रेन से काफी कम है, तो बीच में कहीं ना कहीं आरआरटीएस आता है ये। Currently, the National Capital Region Transport Corporation is developing 900 rainwater harvesting pits along the Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transit system corridor in a move to ensure environmental sustainability। अब आपको पता है कि दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ, इन तीनों का आपस में एक आरआरटीएस डेवलप किया गया है। उसी के किनारे जो है 900 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने की बात की जा रही है। अब ये आरआरटीएस है क्या? 2005 में इसको गवर्नमेंट ने एक तरीके से टास्क दिया था, गवर्नमेंट टास्क फोर्स एक बनाई गई थी, जिसको ये कहा गया था कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाइए दिल्ली के एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए। ठीक है, इसी प्लान को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान फॉर एनसीआर 2032, आइडेंटिफाइड अ नीड फॉर द स्पेशल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम टू कनेक्ट मेजर सिटीज विद इन द रीजन। आपको पता है कि भैया दिल्ली एक एनसीआर रीजन है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन है। इसमें दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, उसके आसपास बहुत लोग रहते हैं, और दिल्ली में रोजगार के लिए बहुत सारे लोग अगल बगल के जिलों से जाते हैं, तो उनके जाने में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है, कन्वीनियंस स्लो मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती थी। तो मतलब बाकी जो आसपास के शहर है उनसे कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए काम किया गया था। तो क्योंकि गाजियाबाद मेरठ साइड से बहुत लोग आते जाते हैं, तो इसी एरिया में पहली बार आरआरटीएस बनाने का काम किया गया था कि भैया दिल्ली जिनका आना जाना है वो खटाक से जो है मेरठ से दिल्ली आपका पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, थ्री कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए थे इन्होंने, जिसमें पहला आपका दिल्ली मेरठ था, दूसरा आपका दिल्ली पानीपत है, और तीसरा आपका दिल्ली से अलवर है। यानी कि एक दिल्ली मेरठ इस तरफ, दिल्ली पानीपत इस तरफ, और दिल्ली अलवर इस तरफ, ये तीनों डायरेक्शन में एक एक आरआरटीएस सजेस्ट किया गया था। ठीक है, अब ये रेल बेस्ड है, सेमी हाई स्पीड है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम। अब ये इसकी टोटल 82 किलोमीटर की है और 82 स्टेशन पड़ते हैं आपका। ठीक है, दिल्ली से जो मेरठ वाला एरिया है वो 82 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसमें 22 स्टेशन बनाए गए हैं। एडवांटेज क्या भैया? हाई स्पीड रहती है, कैपेसिटी बढ़िया रहती है। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है, तो मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट स्पीड है ये। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है अगर, तो आप सोचिए कि 82 किलोमीटर का सफर आधे घंटे में पूरा कर देगी, है ना? आधे घंटे में पूरा कर देगी कहीं ना कहीं, ऑन एन एवरेज, नहीं आधे घंटे में तो 45 मिनट में। इससे ज्यादा ही आपको लग जाता होगा कहीं आपको अगर 20-30 किलोमीटर अपने किसी खुद के कन्वीनियंस से या पब्लिक कन्वीनियंस से जाना है तो। रिड्यूसिंग द कंजेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस विद ट्रेन एवरी 15 मिनट। तो जैसे मेट्रो हर 10 मिनट पे आती है, वैसे आरआरटीएस में हर 15 मिनट पे जो आपकी ट्रेन आती है। अब डेडिकेटेड कॉरिडोर है, जैसे मेट्रो के लिए आपका एलिवेटेड कॉरिडोर्स होते हैं, तो इनके लिए भैया एलिवेटेड कॉरिडोर्स होते हैं।
तो ये भैया रोड वोड पे नहीं चलती, ना ही ये जो नॉर्मल ट्रेन ट्रैक्स होते हैं उन पे चलती है, तो अलग से इनके लिए ट्रैक बनाए जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आराम रहता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इनका होता है मतलब काफी कम कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब लोग इससे जाएंगे तो वो नॉर्मल जो अपना साधन, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर के जा रहे हैं, तो वो लेकर के नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, जब बहुत सारे लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज करना बंद करेंगे और पब्लिक व्हीकल को यूज करेंगे, तो बहुत सारा कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपका कम हो जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई जाहिर सी बात है, जब दिल्ली एनसीआर के रीजन में आना जाना लोगों का रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रोजगार के लिए आएंगे जो पहले कन्वीनियंस की कमी की वजह से नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं भैया। इसके बाद अगर हम बात करें, सस्टेनेबल फ्यूचर आपका यही है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सिटी है आपकी दिल्ली, और भी जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप नॉर्मल रोड्स पे चलोगे तो बहुत लंबा समय, आप बेंगलोर वगैरह देखिए कितना लंबा जाम लगता है। तो फ्यूचर भाई यही है कि आप ऊपर ऊपर से ट्रेन में बैठ करके निकल जाइए अपना, तो भाई कहीं ना कहीं काफी हद तक ट्रैफिक उससे कंट्रोल हो जाएगा। तो एक सस्टेनेबल ये ऑप्शन है फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे कुछ ज्योग्राफिकल थ्योरी हैं आपको इसको लेकर के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे। पहली बात क्या, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। दूसरी है ग्रेविटी मॉडल। तीसरी है आपका डिफ्यूजन थ्योरी। अब सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी सजेस्ट settlements develop around central locations that provide services to surrounding areas. RRTS connects smaller towns and suburbs to major cities, allowing for easier access to jobs, education वगैरह वगैरह। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो लार्ज सेटलमेंट होता है, जैसे कि दिल्ली आपका, उसके आसपास छोटे मोटे सेटलमेंट आराम से बन जाते हैं, और जो सेंटर वाला सेटलमेंट होता है वो कहीं ना कहीं मेन होता है। तो जब आप आरआरटीएस टाइप की चीजें बनाओगे तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इससे दोनों ही एरियाज का फायदा होगा। ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है, द मॉडल सजेस्ट दैट इंटरेक्शन बिटवीन द टू प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पॉपुलेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। आरआरटीएस strengthens this by facilitating faster and more frequent travel, thus increasing the potential for economic and social interaction between the connected cities। अब भैया दो शहरों के बीच में कितना ज्यादा कनेक्ट होगा, कितना ज्यादा उनके बीच में संबंध अच्छे होंगे, इंटरेक्शन होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी तेजी से, कितनी जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करती हैं। तो जब दो सिटीज के, दो डिफरेंट कल्चर की सिटीज के बीच में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट फास्टर होगा, तो लोग जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो होगा कि यहाँ की कुछ अच्छी बातें वहां पे जाएंगी, वहां की कुछ अच्छी बातें यहाँ पे आएंगी। ये सारी हैं। फिर डिफ्यूजन थ्योरी, मतलब वही बात है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, जब एक बार वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो उनके आसपास के एरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका मेन जो कोर दिल्ली था, वहीं पे आपके सारे ऑफिसेज, मॉल्स, पब्लिक मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह थे। अब आप देखिए नोएडा, गुरुग्राम, ये दिल्ली की क्या सैटेलाइट सिटीज हैं, अगल बगल छोटे मोटे शहर थे पहले, अब यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज हैं कहीं ना कहीं जो दिल्ली में है। तो ये डिफ्यूजन मॉडल होता है आपका डेवलपमेंट का। तो ये सारी तीन बातें थी, आप थोड़ा सा एक ब्रीफली ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की इसमें जरूरत नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही क्या होता है, जब पानी बरसता है तो उसको दो तरीके से यूज करिए, या तो भैया आप उसको स्टोर कर लीजिए, है ना, ताकि फ्यूचर में यूज करें, या फिर उसको आप इस तरीके से ग्राउंड में भेजिए कि भैया वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दे। ये तभी हो पाएगा जब कच्ची मिट्टी होगी, कहीं ना कहीं घास होगी। अगर पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाएगा, कंक्रीट की नालियां बन जाएंगी, कंक्रीट के ड्रेन्स बन जाएंगे, कंक्रीट की रोड्स बन जाएंगी, तो फ्लड की समस्या आएगी। ये जो आपका रेन वाटर होगा, एक्सेसिव वाटर होगा, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काम नहीं आएगा। वहीं पे जहाँ पे कच्ची मिट्टी होती है, वहां पे जमीन क्या करती है, पानी को सोख लेती है। उस सोखने से दो फायदे होते हैं, पहली बात तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो पीने की पानी की कमी कम होती है ना। दूसरी चीज, आपका बाढ़ नहीं आती, फ्लड नहीं आती जहाँ पे कच्ची मिट्टियां ज्यादा होती हैं। बाढ़ की समस्या उन जगहों पे ज्यादा है, मतलब एक तो वहां पे ज्यादा है जहाँ पे कुछ नदी का फ्लो बहुत ज्यादा है, या फिर डैम वगैरह बने हैं, किसी ऊपर नेपाल नेपाल ने पानी छोड़ दिया तो बिहार में आपकी बाढ़ आ गई। या तो ऐसी जगहों पे बाढ़ आती है, या फिर चेन्नई बैंगलोर टाइप की जगहों पे बाढ़ आती है जहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्क्रीट हो चुका है, कच्ची जमीन बहुत कम बची है। ठीक है, तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और फिर आपका जो है पिट कैप्चर, स्टोर रेन वाटर, ये सब बेसिक चीजें हैं। कुछ गड्ढे खोदे जाएंगे, स्टोर किया जाएगा, कुछ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाएगा। एक बार आप रीड आउट कर लोगे, कोई खास बात इसमें है नहीं बेसिकली। ठीक है, चलिए भाई चलते अपनी अगली न्यूज के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्टॉर्क्स। अब अगेन यूपीएससी का फेवरेट एरिया आ गया है। स्टॉर्क्स के बारे में, उनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट इनमें से सही हैं। द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, है ना, ये स्टॉर्क की कई सारी वैरायटी होती है, मतलब टोटल 20 के ऊपर वैरायटी होती है। यहाँ हमने तीन कवर करी है जो कि न्यूज में थी, आर्टिकल आया था, फोटो वगैरह आई थी द हिंदू में, तो तीन हम लोगों ने कवर की, 20 के ऊपर होती हैं। तो उनमें से जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है, ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है ना, बेसिकली तरीके का पक्षी होता है ये। ब्लैक स्टॉर्क लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, और पेंटेड स्टॉर्क आपका नियर थ्रेटेंड आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। कितने सही आपको बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं
जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप दिमाग लगाओगे, उल्टा सीधा गेस वर्क करोगे। अच्छा, अगर यहाँ पे वैसा वाला स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑप्शंस की 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, या फिर 1 ओनली, तो वहां पे आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, आपको अगर एक का भी पता है तो आप कर लो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको तीनों क्लियरली नहीं पता है तो दिस क्वेश्चन इज मेंट टू बी लेफ्ट ओवर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपका ग्रेटर इंडियन स्टॉर्क, इसका साइंटिफिक नाम ये है, देख लीजिएगा। स्टॉर्क फैमिली को बिलोंग करती है, जिसको हम इस नाम से बुलाते हैं, साइनोडाई करके, जो भी आप उसको बोलेंगे। 20 लोग इसमें होते हैं। दे आर लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड्स। फोटो देखिए आप, लंबी गर्दन बड़े पक्षी, लंबी गर्दन बड़े पक्षी, लंबी गर्दन बड़े पक्षी। हैबिटेट क्या है? वंस फाउंड अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, द ग्रेटर एडजुटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉक स्पीशीज इन द वर्ल्ड। एक टाइम पे ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पूरे एरिया में पाए जाते थे, लेकिन इस समय ये लगभग लगभग थ्रेटेंड स्पीशीज है, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड के। ठीक है। दे आर ओनली सीन, देयर आर ओनली 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड। इनके लिए तीन ही ब्रीडिंग ग्राउंड बचे हैं। एक आपका कंबोडिया में, 2 इंडिया में। इंडिया में 2 कहाँ पे? एक असम में, एक बिहार में। बात समझ गए आप? एक असम में, एक बिहार में, 3 ब्रीडिंग एरिया इंडिया में। पूरे दुनिया में 2 ही जगहों पे, कंबोडिया में और इंडिया में। थ्रेट क्या है भाई? आपका डिस्ट्रक्शन, इनका हैबिटेट का, वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन। क्योंकि वेटलैंड के आसपास रहते हैं, तो जब वो डिग्रेड हो रही हैं, आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। फिर वेटलैंड दैट दिस स्कैवेंजर बर्ड नीड टू फोरेज, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं इनको खाना पीना ढूंढने के लिए, फोरेज का मतलब होता है खाना पीना ढूंढना के लिए, इनको जरूरत होती है वेटलैंड की, जो कि खत्म हो रही है। तो ये सारे रीजन है आपके। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, तो पहले स्टेटमेंट तो भाइयों सही हो गया। भाइयों बहनों दोनों लोग, ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा क्या है? आगे क्या दिया हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4 में इंक्लूड करेंगे। अब शेड्यूल 4 का मतलब क्या है? शेड्यूल 4 जो भी पक्षी होता है, जो भी जानवर होता है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी, और दूसरे लेवल की नहीं मिलती है। This includes protected species with hunting prohibited, but the penalty for any violation is less compared to the first 2 schedule। यानी कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में अगर कोई जानवर प्रतिबंधित है कि उसकी हम एक तरीके से हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पर आप करते हो तो आपको बड़ी पेनाल्टी देनी पड़ती है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेनाल्टी है, बट कम पेनाल्टी है पहले 2 की तुलना में, 4th शेड्यूल में। ठीक है भैया। बहुत जगह पे रिलीजियस आइकन होता है, ये विष्णु का, इसको जो है गरुड़ बोलते हैं इसको हम। ठीक है, गरुड़ भी इसको बोला जाता है। They are considered the mount of Vishnu, one of the Hinduism's prime deities. Some worship the bird and call it Garun Maharaj, Lord Garun, और गुरु गरुण, यानी कि ग्रेट टीचर गरुण। ठीक है, तो इस नाम से इनको हम जानते हैं। और ये फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये चूहों बूहों को मार देते हैं और बाकी जो है पेस्ट से रक्षा करते हैं खेतों की, तो फार्मर्स के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं ये। अब ये ब्लैक स्टॉर का फोटो आप देख लीजिए, ये बात आप पढ़ लीजिए, उसी सेम फैमिली को बिलोंग करता है। साइंटिफिक नाम ये रहा। स्वैम्पी कॉनिफेरस मिक्स्ड फॉरेस्ट में आपका रहता है। आप देख लीजिए किस तरीके के एरिया में रह रहा है ये। ठीक है, ग्रासलैंड में पाया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी पाया जाता है। जो लेक्स और रिवर्स की मार्जिन होती है, विंटर्स के टाइम पे वहां भी पाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट है, मतलब लंबे सफर का मुसाफिर है ये आपका। विंटरिंग आपका सब सारा अफ्रीका वगैरह अगर आप देख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में है। लीस्ट कंसर्न है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, लीस्ट कंसर्न वाला। तीसरी आपकी क्या? पेंटेड स्टॉर्क है, जो कि आपको दिख रही है। इसको अलग से पेंट नहीं किया गया, नाम इसका पेंटेड स्टॉर्क। ये एक शोर बर्ड है। ठीक है, शोर पे रहती है ये। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया की एंडेमिक है ये, यानी कि और कहीं नहीं पाई जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाई जाती है। हैबिटेट क्या? फ्रेश वाटर मार्शेस, फ्लडेड फील्ड्स, इरिगेशन कैनाल्स, रिवर्स। देखिए सारे पानी वाले हैबिटेट हैं इसके। ठीक है, नुकसान वही हैबिटेट लॉस, हंटिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह। आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है। यानी कि दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि तीनों स्टेटमेंट सही दे दे यूपीएससी। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैंने भी रेयर ही दिया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। स्टिकी इन्फ्लेशन, ये एक छोटी सी न्यूज है जिसके ऊपर मैंने कोई एमसीक्यू नहीं रखा है, क्योंकि बस एक डेफिनेशन आपको बतानी है। बेसिकली आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं, है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। प्राइसेस कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, डिफ्लेशन होने लगती है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है, ये रीड कर लेते हैं बेसिकली पहले। स्टिकी इन्फ्लेशन हैज डैश्ड द होप्स ऑफ अर्ली रेट कट्स विद एक्सपर्ट्स नाउ पेंसिलिंग इन रेपो रेट्स। मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग मीटिंग होनी थी, वहां पे रेपो रेट वगैरह डिसाइड होना था। तो वहां पे स्टिक इन्फ्लेशन की वजह से कहा गया कि बहुत कम चांस है कि आपके रेट वगैरह कम होंगे। वो सब आप भूल जाइए, अब आप यहाँ से देखिए। इट रिफर्स टू अ फिनोमिना वेयर प्राइसेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली टू द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड, लीडिंग टू परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। आपको पता है कि बेसिकली इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? सप्लाई और डिमांड। किसी भी चीज की डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो क्या होगी? वो महंगी हो जाएगी, है ना, उसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डिफ्लेशन हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। बट ये इतना सिंपल नहीं होता है। कई बार डिमांड
कम होती चली जाती है, सप्लाई बढ़ती चली जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं होती है। या फिर कई बार सप्लाई, अगर कहीं पे डिफ्लेशन है मान लीजिए अगर, तो सप्लाई आपकी कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन तब भी डिफ्लेशन नहीं खत्म हो रही है। तो जब ऐसा होता है कि अब तक आइडियली हो जाना चाहिए था डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन को खत्म, लेकिन वो खत्म होती नहीं है, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद भी, तो उसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना? कि डिमांड तो कब की कम हो गई, सप्लाई तो कब की बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है आपका, आपकी एक तरीके से इन्फ्लेशन नहीं कम हो रही है, तो उसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है? इसके कॉजेस क्या होते हैं? राइजिंग वेजेस एंड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर टिपिकली द मेन फैक्टर बिहाइंड द इन्फ्लेशन स्टिकीनेस। अब भैया अगर वेजेस बढ़ रही हैं लोगों की, कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दोनों चीजें बढ़ रही हैं आपके, तो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता है किसी भी चीज में। ये मेन रीजन होता है आपका। मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, हाउसिंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्टिकी इन्फ्लेशन। अच्छा, अब सबसे बेहतर एग्जाम्पल देखिए गोल्ड का। अब देखिए हालांकि जब शादी वाला टाइम आता है, शादी ब्याह का टाइम आता है, तो गोल्ड आपके सिल्वर के रेट बूस्ट कर जाते हैं। लेकिन जब टाइम चला भी जाता है उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि रेट एकदम से कम हो गए, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, लेकिन मोर और लेस उसे भी स्टैग्नेंट रहते हैं। फिर जब अगला सीजन आता है शादी वगैरह का, तो फिर और रेट बढ़ जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपका स्टिकी इन्फ्लेशन का, कि भैया सप्लाई जब ज्यादा थी तब तो प्राइस बढ़ गया, लेकिन जब सप्लाई सॉरी जब डिमांड ज्यादा थी तब तो प्राइस बढ़ गया, लेकिन जब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तब भी प्राइस उतने ही है, लगभग कम नहीं हो रहे, तो स्टिकी इन्फ्लेशन होती है आपकी ये। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? और ये इसको रोकने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं बैंक वगैरह। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? ताकि लोग लोन कम लें, लोन महंगे हो जाएं। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बात समझे? इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट ज्यादा यानी कि लोन महंगा, लोन महंगा यानी कि लोन कम लेगा इंसान, लोन कम लेगा तो खर्चा कम करेगा, खर्चा कम करेगा तो जो है प्राइसेस गुड्स के कम होने लगेंगे। ये इसका रीजन है। ये होती है आपकी स्टिकी इन्फ्लेशन। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुझे लगता है आपकी, हाँ, आज की आखिरी न्यूज थी। दोनों दिन का हम लोगों ने करंट अफेयर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया, और ये आज का वीडियो जो था, वो अभी तक जितने भी हम लोगों ने 1 से 10 तारीख तक करंट अफेयर किए, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहा है। तो इसको ध्यान से देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपको, आपने पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़िएगा इसको। कोई दिक्कत हो, कोई आपका फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।